दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनीष। हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में महत्वपूर्ण रूप से आय असमानता में गिरावट आई है। यानी असमानता धीरे धीरे भारत में कम होती जा रही है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि अधिकांश जनसंख्या इन आंकड़ों से बाहर है और इसीलिए जब तक जनसंख्या के संपूर्ण भाग को इसके अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता, तब तक भारत में असमानता के किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना, असमानता की गिरावट के किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना सही नहीं होगा। क्या है ये पूरा मुद्दा, आज इन फोकस में समझने का प्रयास करेंगे और हमारे टॉपिक का नाम होगा क्या वास्तव में भारत में असमानता में कमी हो रही है। सबसे पहले देखते हैं कि इस टॉपिक के अंतर्गत हमारी चर्चा के क्या पक्ष होंगे। सबसे पहले हमने उस खबर को जान लिया है जिसके कारण ये टॉपिक चर्चा में है। इसके बाद आय असमानता का एक महत्वपूर्ण सांख्यिकी मापक गिनी गुणांक क्या है उसको जानने का प्रयास करेंगे। समग्र असमानता पर सामान्य रूप से चर्चा करेंगे। इसी के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आता है जो शामिल किया जाता है, वो है आय का ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन इन इनकम। इसको जानने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि किसी भी तरह की आय की असमानता के ठीक तरह से मापन में आय का ध्रुवीकरण क्यों शामिल किया जाना चाहिए, यानी पोलराइजेशन इन इनकम को क्यों शामिल किया जाना चाहिए। अंत में इससे संबंधित आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है या आईएएस की मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से जुड़ता है, उसके अर्थव्यवस्था जैसे खंडों से जोड़ करके आप इसे देख सकते हैं। आप आगे बढ़ें इससे पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपको हमारे सभी प्रोग्राम्स का एक नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके और आप हमारे सभी कार्यक्रम का लाभ उठा सके। इससे पहले आपके लिए एक सूचना भी है कि गणतंत्र दिवस के इस अवसर पर हम आपके लिए कई उपहार लेकर आए हैं। एक उपहार यह है कि दृष्टि लर्निंग ऐप पर उपलब्ध सभी ऑनलाइन पेन ड्राइव और टेस्ट सीरीज कोर्सेज पर आपके लिए 21 से 25 जनवरी तक 20 से 50% का डिस्काउंट चल रहा है। आप तुरंत इसका फायदा उठाइए और इसका फायदा उठाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर अपने आप को एनरोल कराइए और इस सुविधा का लाभ उठाइए। साथ ही आपको एक महत्वपूर्ण फायदा यह भी दिया जा रहा है इस रिपब्लिक डे पर कि हमारे आईएएस फाउंडेशन कोर्स जो ऑनलाइन उपलब्ध है उसमें प्रीलिम्स और मेंस शामिल है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में आपको 40% का डिस्काउंट 21 से 25 जनवरी तक दिया जा रहा है और इसका भी भुगतान, जितनी फीस है यानी 60,000 की जो फीस है, इसका भुगतान आप 4 किस्तों में करवा सकते हैं। पहली 2 किस्तें 20-20 हजार रुपए की होंगी और तीसरी और चौथी किस्त 15-15 हजार रुपए की होगी। तो आपकी तैयारी को एक गति प्रदान करने के लिए हमने आपके लिए गणतंत्र दिवस पर उपहार तैयार किए हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं, तो तुरंत इसका लाभ उठाइए। अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहले गिनी गुणांक को समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि एसबीआई की एक रिपोर्ट आई है जिसने कहा है कि भारत में गिनी गुणांक में इस तरह से गिरावट या बढ़ोतरी हुई है जिससे भारत में असमानता असमानता में महत्वपूर्ण रूप से आय असमानता में महत्वपूर्ण रूप से गिरावट हुई है। सबसे पहले हमें आय असमानता को भी समझने की आवश्यकता है। आय असमानता का आय के आधार पर निर्धनता का मापन किस प्रकार से किया जाता है। जैसे आय के आधार पर भारत में निर्धनता का मापन 2 स्तरों पर किया जाता है, एक निरपेक्ष स्तर पर, एक सापेक्ष स्तर पर। निरपेक्ष स्तर का मतलब यह है कि पूरी जनसंख्या को आप एक हिस्से में बांट देते हैं और एक स्तर निर्धारित कर देते हैं कि अगर जनसंख्या का एक भाग इतने रुपये से कम पर अपनी दैनंदिन जीवन को चलाता है तो वो निर्धनता के अंतर्गत आएगा। जैसे वर्ल्ड बैंक ने निर्धारित किया हुआ सामान्य तौर से $2 प्रतिदिन की आय से नीचे अगर कोई व्यक्ति है तो वो सामान्य रूप से निर्धन माना जाता है। एक उदाहरण के तौर पर हम ले रहे हैं, तो अगर इतनी इनकम से, एक निर्धारित इनकम से कोई कम प्राप्त करता है तो उसको निर्धनता की श्रेणी में रखा जाता है। इसको हेड काउंट रेशियो या निरपेक्ष आय निर्धनता के रूप में भी जाना जाता है। अगर हम पूरी जनसंख्या को इनकम के कई स्तरों पर बांटते हैं, इनकम के कई स्तरों पर इस तरह से बांट देते हैं, मान लिया ये पूरी जनसंख्या है और इसको इनकम के कई स्तरों पर हम बांट देते हैं। इसकी इनकम इतनी I1, I2, I3, I4, I5। तो इससे क्या है कि जनसंख्या के संपूर्ण भाग को आप आय के कई स्तरों पर बांट सकते हैं और विकसित देशों में जहां कम गरीबी है उसके भी
कई हिस्से इससे निर्धनता की श्रेणी में आ जाएंगे और योजनाओं में मदद मिलेगी। इसीलिए अलग अलग विकसित देशों में यह तरीका अपनाया जाता है और इस तरीके को सापेक्ष निर्धनता के रूप में जाना जाता है। सापेक्ष निर्धनता का मापन यानी जब आप आय के अलग अलग स्तरों में जनसंख्या को बांटते हैं और इस तरह से आय के आधार पर निर्धनता का मापन करते हैं। इसका एक महत्वपूर्ण मापन है गिनी गुणांक, जो कि एक सांख्यिकी माप है और इसको निर्धनता मापन का सापेक्ष मापन कहते हैं, यानी सापेक्ष निर्धनता मापन इसको कहते हैं। गिनी गुणांक एक सांख्यिकी मापन है जो आय की विषमता के आधार पर निर्धनता का मापन करता है। इसको सामान्य तौर से समझिए। अब एसबीआई की एक रिपोर्ट आई है, उसने ये कहा है कि भारत के गिनी गुणांक में 15% की गिरावट आई है। वर्ष 2014-15 में जो गिनी गुणांक 0.472 था वो 2022-23 में गिर करके 0.402 हो गया है। गिनी गुणांक का जो मापन है वो 0 से 1 के संख्यात्मक मापन के आधार पर किया जाता है। अगर किसी देश का जो वैल्यू है, गिनी गुणांक का वैल्यू है वो 0 है तो उसे संपूर्ण समानता वाला देश माना जाता है, और अगर किसी देश का 1 पर गिनी गुणांक है तो वहां पर संपूर्ण रूप से असमानता वाला देश माना जाता है। तो भारत के गिनी गुणांक में अगर ये गिरावट आती है तो इसका मतलब है कि आय की जो असमानता है भारत में वो कम हो रही है। ये कहना है एसबीआई का, लेकिन इसके अंतर्गत कई एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ये विश्लेषण आधा अधूरा है, और इसके विश्लेषण के आधा अधूरा होने का कारण यह है कि इसके अंतर्गत केवल करदाता डाटा विश्लेषण ही इस्तेमाल किया गया है, यानी जो टैक्स पेयर्स हैं उनसे संबंधित जो डाटा है वो उसके अंतर्गत इस्तेमाल किया गया है। जबकि जो हमारे यहाँ आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण है उसका कहना यह है कि 80% जनसंख्या भारत की ऐसी है जो कर पे नहीं करती, यानी उसकी इनकम इतनी नहीं है कि वो टैक्स का भुगतान करे। 80% जनसंख्या ऐसी है। तो इतनी बड़ी जनसंख्या को अगर इसके विश्लेषण से ही बाहर कर दिया गया तो भारत में आय समानता का ठीक से आप विश्लेषण नहीं कर सकते, और सभी आय अर्जित करने वालों में आय असमानता में बदलाव की जांच की वो डिमांड करते हैं कि भारत में जितने भी लोग आय अर्जित करते हैं उनमें अगर आप आय असमानता में किस तरह से बदलाव हो रहा है उसकी जांच करेंगे, तभी भारत में पूरी स्थिति असमानता की निकल करके बाहर आएगी। और इसके अंतर्गत एक महत्वपूर्ण आंकड़े को भी शामिल किया जाना चाहिए। न केवल आय को शामिल किया जाना चाहिए कि बल्कि रोजगार की प्रकृति कैसी है, रोजगार की प्रकृति के आधार पर भी डिफरेंशिएट करना चाहिए, अलग करना चाहिए कि भारत में जैसे रोजगार, स्वरोजगार प्राप्त करने वाले भी हैं, नियमित वेतन प्राप्त करने वाले मजदूर भी हैं, और अनियमित वेतन वाले जो कैजुअल वर्कर हैं वो भी हैं। तो आय की भी असमानता है। तो इसके आधार पर जब हम एक पोलराइजेशन इन इनकम, आय में जो ध्रुवीकरण के मापन को ठीक तरह से कर लेंगे, उसके भी मापन को इसके अंतर्गत अपना लेंगे, तभी भारत में असमानता की स्थिति की संपूर्ण रूप से जांच की जाएगी। तो आय में ध्रुवीकरण को इसके अंतर्गत शामिल किया जाना चाहिए। आय में ध्रुवीकरण का सामान्य मतलब अभी हम समझेंगे, अभी आप इस टॉपिक में आगे समझ जाएंगे। आगे ये एक असमानता पर पूरी तरह से एक अपने डाटा प्रस्तुत करता है, और डाटा प्रस्तुत करने के अंतर्गत ये कहता है कि जैसे अभी कहा गया कि स्वरोजगार वाले व्यक्तियों को और रेगुलर वेज वर्कर को भी, जो नियमित वेतन पाने वाले वर्कर हो, इसके अंतर्गत शामिल किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें एक डिफरेंस दिखाई देता है। डिफरेंस क्या है कि आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण की ही रिपोर्ट कहती है कि भारत में जहां एक ओवरऑल तौर से 2017-18 से 2022-23 में 0.4297 से 0.4197 गिनी गुणांक में एक कमी देखने को मिलती है, यानी आय असमानता में कमी देखने को मिलती है। लेकिन जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, जो सब रोजगार प्राप्तक हैं, उनके गिनी गुणांक में 1.5% की बढ़ोतरी है। ये गिनी गुणांक 0.370 से 0.376 की तरफ बढ़ रहा है, यानी आय की असमानता जो हमें कम होती हुई दिखाई दे रही है, यहाँ पर मार्जिनल तरीके से बढ़ोतरी इसके अंतर्गत हो रही है। वहीं रेगुलर वेज वर्कर और कैजुअल वेज वर्कर, नियमित वेतन पाने वाले और अनियमित वेतन पाने वाले व्यक्तियों के गिनी गुणांक में कमी हो रही है। नियमित वेतन पाने वाले व्यक्तियों के गिनी गुणांक में 1.7% की, और अनियमित वेतन पाने वाले व्यक्तियों के गिनी गुणांक में 4.8% की कमी हो रही है।
यानी इनमें आय असमानता कम हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि स्वरोजगार प्राप्त करने वाले जो व्यक्ति हैं वहां पर असमानता बढ़ रही है, और इसलिए इस तरह के आंकड़ों को भी शामिल किया जाना चाहिए रोजगार की प्रकृति के आधार पर। वहीं कई प्रकार के ध्रुवीकरण दिखाई देते हैं, आय के ध्रुवीकरण दिखाई देते हैं। अगर हम एक डाटा के इस्तेमाल करें जो 5 साल का डाटा है, 5 साल के पीरियड को शामिल करता है, और वीकली यानी एक सप्ताह के आधार पर जो औसतन आय है उसके आधार पर यह डाटा कलेक्ट किया गया है, तो पूरी जनसंख्या को 10 हिस्सों में बांटा गया, यानी 10% जनसंख्या ये और 10% ये, 100% जनसंख्या होगी। तो इसमें सामान्य तौर से जो चौथे स्तर से लेकर 9वें स्तर तक जनसंख्या, भारत की 60% जनसंख्या है, इसमें सामान्य तौर से आय के स्तर में एक समानता दिखाई जाती है, आय के स्तर में एक समान रूप से बढ़ोतरी दिखाई देती है। चौथे से 9वीं दहाई के दौरान औसत आय में जो बढ़ोतरी हो रही है वो लगभग 8 से 9% की वार्षिक वृद्धि को ये प्रस्तुत करता है। लेकिन ये वृद्धि पहले, दूसरे और तीसरे स्तर पर और 10वें स्तर पर इसमें जो अंतर है वो अंतर बहुत ज्यादा है, और दोनों स्तरों पर एक ध्रुवीकरण दिखाई देता है। ध्रुवीकरण आप देख सकते हैं कि शीर्ष दहाई में औसत आय में लगभग 7.3% की बढ़ोतरी है, वार्षिक बढ़ोतरी कितनी है 7.23% की, और जो सबसे निचली दहाई है वहां पर आय में जो बढ़ोतरी है वो 1.7% की है। तो ये अंतर बहुत बड़ा है और दो ध्रुव इससे बनते हुए दिखाई देते हैं। तो अगर आप इस इनकम ग्रुप को आंकड़े में शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि ये टैक्स पे नहीं करता, तो भारत में असमानता में कमी हो रही है नहीं हो रही है, वास्तव में कमी हो भी रही है, तो उसकी ठीक तरह से, उसमें किस तरह से परिवर्तन हो रहे हैं उसकी जांच नहीं हो पाएगी। निचले 20% से अधिक एवं तीसरी दहाई के समान, यानी जो 10%, टॉप के 10% है, जहां पर वार्षिक वृद्धि जो है आय की वो 7.23% है, ये 20 इन पहले जो बॉटम 20% है उससे अधिक है, और इसके तीसरी दहाई के लगभग समान पर खड़ी है। साथ ही रोजगार के स्तर पर भी ये ध्रुवीकरण दिखाई देता है। ध्रुवीकरण किस प्रकार से दिखाई देता है कि जो शीर्ष 10% स्वरोजगार प्राप्त करता है उन व्यक्तियों की आय निचले 10% की तुलना में 8.3 गुना बढ़ी है। तो इसमें भी एक ध्रुवीकरण दिखाई देता है कि इसमें बढ़ोतरी बहुत ज्यादा है। साथ ही समाज के कुछ वर्ग ऐसे भी हैं स्वरोजगार प्राप्तकर्ता जहां पर आंकड़ों के अंतर्गत महिला श्रम भागीदारी को शामिल नहीं किया गया है, जबकि महिलाएं या तो कम वेतन वाले कामों में या गैर वेतनिक कार्यों में लगातार शामिल होती जा रही हैं, जिस आंकड़ों को इसके अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। तो स्वरोजगार में भी अगर उन आंकड़ों को शामिल किया जाए तब भी भारत में असमानता के स्तर पर कई तरह की परिवर्तन, बदलाव देखने को मिलेंगे। तो ये टॉपिक यही कहता है कि वस्तुतः न केवल रोजगार के विभिन्न स्तरों को शामिल किया जाना चाहिए, बल्कि जो व्यक्ति टैक्स पे नहीं करते उनको भी इस आंकड़ों में शामिल किया जाना चाहिए। तभी आप गिनी गुणांक के आधार पर भारत में संपूर्ण रूप से असमानता कम हो रही है, क्या वास्तव में कम हो रही है, इसका पता लगा सकते हैं। इस टॉपिक का यही मूल है। अंत में एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है, गिनी गुणांक किसका मापन करता है? आपके ऑप्शंस हैं निरपेक्ष निर्धनता, सापेक्ष निर्धनता, उपर्युक्त दोनों, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आप पा सकें। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।